गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। अरे मेरे को आ रहा बेटा, मैं कर रहा हूँ बेटा, मैं कर रहा हूँ एवरीवन पब्लिकली। ठीक है, हो गया आपका। अब करो, अब करो, अब कर लो बेटा, अब कर लो, हो गया वो। हाँ अब आ गया ना? हाँ ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सब बच्चों को। हम्म। फिफ्थ जनवरी को मेरी क्लास लगी थी। कल कल थोड़ी थी मेरी क्लास, कल थोड़ी थी बेटा, अल्टरनेट में रहती है ना। हाँ बेटा नहीं लगी है, तो आज लगी है। और क्लास क्लास में मैंने क्या बोला था, अपने नंबर, अपन ने क्या बोला था कि अपना वो नंबर सीरीज तो खत्म हो गया था, ठीक है ना। उसके पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन बता दिया था, मैंने कहा था ये पूरा का पूरा क्या है, आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है, और इसे लगाते रहो। एसटी में अगर आप बना रहे हो तो एसटी में पहले तो ये लगा लो कुछ भी करके। क्लियर हुआ? और स्पेशली मैंने कहा था कि अगली क्लासेस में कोई मिस नहीं करेगा, फिर भी 2-4 बच्चे गायब दिख रहे हैं मेरे को अभी। खैर धीरे धीरे। सर हाँ बोलो बोलो। सर आज मेरा फर्स्ट डे है सर, आपने नंबर सीरीज करा दिया है। हाँ बेटा मैंने नंबर सीरीज करा दिया और सिंप्लीफिकेशन करा दिया है, ठीक है। तो ये दो मुझसे टॉपिक में। नंबर सीरीज बनता नहीं है। बेटा एक काम करो, आज पहली क्लास है ना तुम्हारी, तो एक काम करना, वीडियो देखना, कम से कम 3 वीडियो डाले होंगे नंबर सीरीज पे लास्ट, ठीक है ना। 3-4 क्लास पढ़ाई है मैंने, तो वो पूरा देखना कि मैं कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, उसके पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाया, तो सिंप्लीफिकेशन भी लगाओ, ठीक है ठीक ना। है। उसमें मैंने सारी की सारी वो बातें बताई हैं जो अ, हाँ, तो आज से अपने को नया टॉपिक पढ़ना था, ये वाली बात मैं कर चुका था। अरे किसको सर्च करना है मेरे को टेलीग्राम पे, ये बताओ। मैंने बोला है पहले जिसको सर्च करना हो कर ले। अभी अभी मैंने मैथ्स वाले ग्रुप में डॉट डाला है बेटा, मैं आसानी से मिल जाऊंगा, ठीक है। तो जिसको मैं नहीं मिल रहा हूँ अभी हाल रिसेंट में, मैंने एक डॉट, कुछ नहीं, एक डॉट डाल दिया मैंने बस। क्लियर हुआ? तो मेरा नाम आ गया होगा वहां पे, अंकित शर्मा, ठीक है। हाँ तो बेटा, हाँ तो बच्चा बेटा, जिसकी आज की जो पहली क्लास है, जो बच्ची बोल भी रही थी, वो देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आए बेटा तो मेरे को टेलीग्राम से पूछ लेना भले ही, ठीक है ना, जिसकी आज पहली क्लास है। ओके ठीक है, सर। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना बिना झिझक के, ठीक है। वैसे मेरे को लगता है नहीं आएगी, एक बार लगाओगे, मैंने साफ बोल दिया कि वो पूरी की पूरे खेल ही प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा खैर वहां पे तो आपको, उसके अलावा तुमको और कुछ नहीं करना रहेगा। चलो बच्चों, तो वहां तक मैंने अब तक जो आपको क्लासेस में पढ़ा दिया है वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट था, और वो कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारे पेपर में 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, जितनी क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, उसको एक बार और सभी लोग देख लेना। टाइम टू टाइम अपने वीडियो, जिसमें भी दिक्कत आ रही है या आपको लगता है नहीं यार ये वाला टॉपिक एक बार और देख लेना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट एक बार और देख लेना चाहिए,
तो वीडियोस को बार बार देख लिया करो बच्चों एक बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? हाँ, ये सब देखते रहना नंबर सीरीज कैसे कैसे बना रहे थे, और वो प्रैक्टिस में कई सारे बच्चों के नंबर सीरीज के मैसेज भी आए मेरे पास कि सर ये कैसे बनेगा, या बन गया, या कैसे बनाए, बुक क्या है क्या नहीं है, सारी की सारी बातें मैंने बताई है। ठीक है, शायद आपकी क्लास की एक बच्चे ने पूछा था कि सर बुक कौन सी प्रेफर करें, तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ टॉपिक करने से शुरू। अगर आप IBPS PO या क्लर्क, यानी अगर आप अपने बैंक के एग्जाम के लिए अगर बुक्स पूछ रहे हो, तो मैं पर्सनली कोई बुक कभी रेफर नहीं करता हूं उसके लिए। मैं साफ बोलता हूं कि जो तुम्हारे पास बुक है बैंक के लिए वही बेस्ट है, क्योंकि बुक से केवल आप बेसिक प्रिपरेशन कर पाओगे। मतलब कोई बुक आपके बैंक के हिसाब से तो बनी ही नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा बनाता भी है, हाँ तो बेटा RS अग्रवाल अच्छी बुक है, कोई कोई भी बुक हो तुम्हारे पास, RS अग्रवाल भी अच्छी बुक है, उसमें अरिथमेटिक अच्छा है, लेकिन बेटा फिर उसमें आपको DI नहीं मिलेगा। और एक दो टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह एक दो चीजें और डली है, वो पेपर में आती नहीं है। तो जो भी तुम्हारे पास बुक हो, तो अपना सिलेबस चेक करके उसमें से पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, कोई भी आपके पास बुक हो सारी की सारी चलेगी, अपना सिलेबस पढ़ करोगे। हाँ, अब मैं क्यों बोलता हूँ कोई प्रॉपर में बुक क्यों रेफर करने को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बेटा तुम्हारे बैंक का पेपर जो है वो बेटा जाए तो वो तो फिर RS अग्रवाल तो और पुरानी है उससे, तो खैर जो भी है, जो भी बुक हो आपकी बेसिक प्रिपरेशन के लिए सारी अच्छी बुक है, कोई बुक बेकार नहीं होती है, बात ध्यान रखना। कोई भी आदमी बुक लिखता है बड़ी मेहनत से लिखता है, कोई भी खराब बुक नहीं लिखेगा। जो तुम्हारे पास बुक है वो अच्छी है, अपने टॉपिक चेक करो, और बेसिक प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। लेकिन मेरी पूरी बात सुनो, अगर आपको बात ये होती है कि बैंक का पैटर्न जो होता है वो हर साल चेंज हो जाता है, तो अगर किसी बंदे ने 5 साल पहले बुक छाप दी है, तो वो हर साल थोड़ी ना लिख के छापता रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर बुक के पीछे भी यही होता है, एक बार पब्लिकेशन में आ जाती है फिर वही वही चलती रहती है। लेकिन अब बैंक में दिक्कत ये हो जाती है कि हर साल पैटर्न बदल जाता है। तो अगर तुम ये चाह रहे हो कि रिसेंट वाले क्वेश्चन के हिसाब से कोई बुक आती हो, तो ऐसी कोई सजेस्ट बुक नहीं आती है। क्लियर हुआ? तो ज्यादा बेटर यही होता है कि इंटरनेट पे पिछले साल के क्वेश्चन ढूंढो और उन्हें लगाओ। इंटरनेट पर सर्च कर लो IBPS PO लास्ट ईयर क्वेश्चंस, ऐसे करके क्वेश्चन बैंक ढूंढ लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी ढूंढ लो अगर प्रैक्टिस के लिए आपको। हाँ, लाइब्रेरी में PDF बेटा मिल जाएगा, अगर पिछली क्लास का नहीं है तो पिछली क्लास का डल जाएगा आज तक। ठीक है, बेटा लेवल तो अच्छा खासा आता ही है ना बेटा बैंक में। RS अग्रवाल में लगभग हर टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन लेवल वेरी कर सकता है बेटा। ठीक है ना? लेकिन RS अग्रवाल देखो, बेसिक तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी कैसी भी बुक हो, बेसिक तुम्हें करना है। देखो अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा है ना, तो चाहे कितने ही हाई लेवल का क्वेश्चन दे दे तुमसे बन जाएगा। बैंक के एग्जाम के लिए तुम्हें बेसिक पे फोकस करना है। शॉर्टकट वाले सवाल बहुत रेयर आते हैं आजकल, मतलब कभी आ गया तो आ गया, शॉर्टकट बहुत कम यूज होते हैं आजकल पेपर्स में, खासकर बैंक के पेपर की मैं बात करूं तो शॉर्टकट के पीछे ज्यादा नहीं भागना है हमें, बेसिक समझना है कि आखिर वो प्रोसीजर कैसी चल रही है। अगर बेसिकली अगर आपका बेसिक अच्छा है तो कोई भी एग्जाम पे चला जाएगा आपका। बेटा कोई भी फास्ट ट्रैक मैथ हो, कोई भी मैथ्स हो, बेटा बुक सारी अच्छे होते हैं, मैंने शुभम यही तो बोला है। आपको बस ये है कि जो बुक तुम्हारे पास है वो बुक पूरी लगाना है, ये एम रखो। बुक कोई सी भी हो, बस बुक के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ये एम रखना है तुम्हें। ठीक है ना? शॉर्टकट की जहां तक मैं बात करूं, शॉर्टकट अपने आप बन जाते हैं सवालों में, शॉर्टकट के लिए तुम्हें अलग से भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम्हें कोई बेसिक कंसेप्ट से कोई सवाल अगर तुम्हें बनाना आता है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी तुम अपने आप बना लोगे। तुम एग्जाम में केवल उन्हीं सवालों में शॉर्ट ट्रिक लगा पाओगे जो सवाल तुम्हें अच्छे से आते हैं, विद मैन्युअली आते हैं, वो लगा पाते हो। ठीक है ना? शॉर्ट ट्रिक रट के चले जाओगे, नहीं लगा पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो बुक्स आप कोई भी प्रेफर कर लो, आपको प्रेफर करना है बुक्स के बाद में कोई भी बुक्स आप सॉल्व करो। अगर आपका बेसिक अच्छा हो जाता है तो इंटरनेट पे ढूंढो, अगर आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन चाहिए अच्छे अच्छे लेवल के, तो इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इंटरनेट पे लोग PDF अपडेट करते रहते हैं। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बेटा मैंने बताया तो था, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बता चुका हूं मैं। तुम पिछली कुछ 5 नंबर की तुम्हारी नंबर सीरीज आनी है, 5 नंबर का तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन आना है, 10 नंबर की तुम्हारी DI आनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 नंबर के या तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएंगे, या फिर आपकी इनइक्वालिटी आ जाएगी।
बाकी 10 क्वेश्चन मिसलेनियस के रहते हैं बेटा। सर हाँ सर आज कौन सा टॉपिक होगा? बेटा आज हम पढ़ेंगे रेशियोज एंड प्रपोर्शन, ठीक है, जो हमारा अगला सेक्शन आने वाला है, ठीक है। रेशियोज एंड हमारा अब जो मैथ बच रहा है, ठीक है, ये तो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कंसेप्चुअल पार्ट, जिसे हम कहते हैं हमारे अरिथमेटिक पार्ट, यहाँ कह लो उसे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी टॉपिक्स है अब वो स्टार्ट होंगे। तो आपका जो अरिथमेटिक पार्ट होता है बेटा, याद रखो, जो आपका जो अरिथमेटिक पार्ट होगा, हाँ, आपका जो अरिथमेटिक पार्ट होगा वो होता है पूरा का पूरा दो टॉपिक्स पे डिपेंडेंट। दो फंडामेंटल टॉपिक होते हैं आपके अरिथमेटिक के, एक होता है आपका रेशो और दूसरा होता है आपका परसेंटेज। अगर आपने रेशियो और परसेंटेज कवर कर लिया, या आपने रेशियो और परसेंटेज के बेसिक फंडे अगर आपने पकड़ लिए, तो ये मान के चलो पूरा अरिथमेटिक आप उंगलियों पे नचा दोगे, पूरा अरिथमेटिक तुम बिछा दोगे आराम से। अगर तुमने क्या करा, रेशियो एंड परसेंटेज आपने कवर कर लिया, तो अच्छे से करना है प्रैक्टिस, इसमें सबसे ज्यादा करनी है तुम्हें। बेसिक देखो, केवल रटना नहीं है परसेंटेज और रेशियो के सवाल, उन्हें समझना है, उन्हें सीखना है, कैसे अप्लाई करना है, हम उस पे बात करेंगे। अगर आपने रेशियो और परसेंट अप्लाई करना सीख लिया, तो परसेंट पे बेस तुम्हारा प्रॉफिट लॉस SICI, ठीक है, ये डायरेक्टली परसेंट पे बन करते हैं। अगर रेशियो की हम बात करें, तो रेशियो तो खुद ही अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक बनाने में काफी हेल्प करेगा। उसके अलावा तुम्हारा प्रॉब्लम होने जैसे पार्टनरशिप, मिक्सड डेलीगेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम के इवन शॉर्ट ट्रिक्स तक रेशियो पे बनती है। और जो तुम्हारा DI है, DI कम से कम 10 नंबर का हर पेपर में आता है। और DI के जो ग्राफ्स होते हैं ना, ज्यादातर परसेंटेज पे बना के दिए जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारा परसेंटेज वीक है, मतलब इनडायरेक्टली आपके बैंक का पेपर जो है 50% का वेटेज परसेंटेज रखता है, मालूम है? 50% का वेटेज परसेंटेज और रेशियो रखते हैं डायरेक्ट, वो भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? तो अगर आपसे ये तो बनना ही चाहिए। तो ये दोनों फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब आप रेशियो के सवाल को परसेंट में और परसेंट के सवाल को रेशियो में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कभी भी जब तुम्हारा मूड हो तब कर सकते हो। दोनों फंडामेंटल टॉपिक एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। और दोनों फंडामेंटल टॉपिक क्यों है, और दोनों का एप्लीकेशन भी बच्चों सेम होता है। दोनों का काम एक ही है, चाहे आप रेशियो देखो चाहे आप परसेंटेज देखो, दोनों का काम क्या होता है? दोनों का ही काम होता है कंपेयर करने का। समझ में आई कि नहीं आई बात? बस रेशो से हम कंपेयर करते हैं, कैसे? नंबरों को छोटा करके हम रेशो के बेस पे कंपेयर करते हैं, यानी कि हिस्से बना के। क्लियर हुआ? और परसेंटेज में हम 100 से कंपेयर करते हैं। बस एक यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है ना? हमको दोनों सीखने, अच्छे से समझने। अगर आप समझ गए तो आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी अरिथमेटिक के किसी टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर तुम्हारा परसेंटेज और रेशियो बन गया तो। मैंने साफ साफ बोला है कि कुछ भी हो जाए, अगली आने वाली 8-10 क्लासेस, मतलब जब तक परसेंटेज ओवर नहीं हो जाता है, अगले आने वाली 8-10 क्लासेस कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए, कहीं भी गाड़ी पे चल रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, क्लियर हुआ? वीडियो चला लेना क्लास का, जैसे ही क्लास चालू हो जाए, कहीं भी बैठे हो माइक म्यूट करके चला लेना, लेकिन करना तो है बच्चों तुम्हें कुछ भी करके, ठीक है ना? अगर ये 10 क्लासेस अरेंज कर ली तो छुट्टी मारना है तो आगे कर लेना। तुम्हें छुट्टी मारना है तो छुट्टी का मार लेना, वहां प्रॉफिट लॉस SICI में गायब हो जाना, फिर बाद में वीडियो देखोगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत आती है। अब देखते हैं क्या होता है हमारा। देखो परसेंटेज या बच्चों, पहले अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बात करने वाला हूं आज रेशियोज एंड प्रपोर्शन की। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको परसेंटेज सिखाऊंगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन में मैंने एक बात अभी बता दी है कि रेशियो और प्रपोर्शन का जो बेसिक काम होता है वो होता है कंपेयर करने का, यानी तुलना करने का। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। रेशियो इज बेसिकली यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि हम टू नहीं, कितनी भी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हो। रेशियो का आपका बेसिक काम यही होता है। इस रेशियो से हम क्या कर रहे हैं? मात्राओं की तुलना करते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिख लेना, बेसिकली यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, सभी बच्चे। बेसिकली यूज फॉर कंपैरिजन, कंपेयर करने के काम में आता है। पहली बात, रेशियो में ये वाली बात याद रख लेना सभी बच्चे।
बेसिकली यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। पहला पॉइंट, रेशियो के बारे में मैं 2-3 पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली चीज तो ये एग्जांपल तो मेरे को लिखाना ही नहीं है, ये एग्जांपल कोई लिखेगा भी नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ, ये मालूम पड़े लिख दो। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया कि रेशियो से क्या करते हैं हम, हमेशा क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। 2-3 कितनी क्वांटिटी हो, 2 नहीं, ज्यादा भी हो सकती है। सवाल है कैसे करते हैं। याद रखो बच्चों, रेशियो में हम कंपेयर करते हैं नंबरों को छोटा करके, यानी कि उनके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे और पार्ट बनाने के बाद हम कंपेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा, एनोटेशन बंद करना पड़ेगा। बेसिकली यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। कंपेयर करने के लिए पहले हमें डेटा को क्या करना होता है, छोटा करना होता है। और रेशियो को छोटा हम कैसे करते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा के। रेशियो की प्रॉपर्टी है ये वाली, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लेना, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनी नंबर टू द रेशियोज, रेशियो विल रिमेन सेम। ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनी नंबर टू द रेशियो, रेशियो विल रिमेन सेम। अनुपातों में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलते हैं। ये रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है, कंपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कंपेयर कैसे करते हैं इस पे भी आने वाले हैं अपन। पहली चीज रेशियो के बारे में ये याद रखना है कि इससे हम कंपैरिजन करते हैं। दूसरी बात, किसी भी रेशियो में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। मतलब रेशियो एक बार तुम्हारा बन गया तो जिसका तुम्हें मल्टीप्लाई करना है करो, जिसका तुम्हें डिवाइड करना है करो, कोई रोक टोक नहीं होगी। कोई रोके तो बताना मेरे को, वैसे कोई नहीं रोकेगा क्योंकि हमारे हाथ में ना सवाल करना। ये दूसरी चीज हो गई। थर्ड पॉइंट लिख लेना, रेशियोज आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। Ratios are the smallest possible integers of two number. Ratios are the smallest, कब बोलेंगे दो नंबरों का, जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो तो फिर रेशियो किसे कहेंगे, रेशियो कहेंगे हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स को, यानी कि न्यूनतम पूर्णांक। क्लियर, दो संख्याओं के सबसे छोटे पूर्णांक कहते हैं हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स। दो संख्याओं के सबसे छोटे पूर्णांक, यानी कि जब हम रेशियो बना रहे होते हैं तो नंबरों को छोटा कर रहे होते हैं। छोटा करते करते कहां तक छोटा करना है, मतलब छोटा इतना भी नहीं कर देना कि डेसिमल और फ्रैक्शन की तरफ चले जाओ, बोलो सर 0.007 सबसे छोटा हो गया, ऐसा नहीं कर लेना। छोटा करो लेकिन लिमिट में करो। मतलब लिमिट क्या होगी, मतलब वो इंटीजर में रहे, मतलब इतना भी छोटा नहीं कि डेसिमल या फ्रैक्शन तक चले जाए। ये तीनों पॉइंट को मैं एक एक करके प्रॉपर्ली आपको समझाता हूं। पहली बात कंपेयर करना, दूसरी बात किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेना, और तीसरी बात दे आर स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स। दो संख्याओं के सबसे छोटे पूर्णांक। मतलब क्या हुआ देखो, बता रहा हूं बेटा, एग्जांपल के साथ तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जैसे कि आपके दो नंबर है ए और बी, पहले के पास 60 है, दूसरे के पास 75 है। अगर मुझे इन ए और बी को कंपेयर करना है तो मैं इनका रेशियो बना रहा हूं। जब आप रेशियो बनाओगे तो कंपेयर करने के लिए डेटा को क्या करोगे, छोटा। क्या करोगे तुम, छोटा। और छोटा बनाने के लिए तुम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कभी भी दे सकते हो। मैंने क्या बोला था, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड दे सकते हो। तो इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या करेंगे, इनको छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करेंगे। तो ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 60 और 75 दोनों को काट सके। यानी अपने को करना है 60/75, बस 15 15 से कटेगा, 5 के बाद में पूजा फिर काटोगी तुम 3 से, तो 15 से डिवाइड इसको मारा तो ये आया तुम्हारा 4, ये आया तुम्हारा 5। ठीक है, 15 से अपन ने डिवाइड मार दिया। अच्छा, अब और छोटा कर सकते हो क्या, कर तो सकते हैं लेकिन करोगे नहीं। नो सर, बेटा नो सर, कर सकते हैं पर करना नहीं है। क्यों नहीं करना है वो भी अभी मैं बताऊंगा। डेसिमल में चला जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, जैसे कि अभी पूजा ने बताया था, तो 5 से डिवाइड करेंगे। बेटा 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12, 15। अब ये 3 से और कटेगा क्योंकि अभी स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर नहीं बना है। अब तुम 3 से काटोगे तो फिर वो आएगा 4 और 5 की तरफ। अब और जबरदस्ती का डिवाइड मारोगे तो फिर वो डेसिमल और फ्रैक्शन की तरफ चला जाएगा। मतलब हमें
नंबरों को छोटा करना है, लेकिन कहां तक? यहां तक, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर तक। तो एक बार में एक ही नंबर पकड़ लिया और स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बन गया, तो ये हो गए तुम्हारे प्रॉपर रेशोज। दे आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स ऑफ 60 एंड 75। तो दे आर द रेशो ऑफ 60 एंड 75। ओके, ठीक है। तो जो ए और बी का रेशो बन रहा है, क्या बन रहा है? वो 4:5 बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट तो तुम अभी भी लगा सकते हो, अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं यार ये सर ये 4-5 मेरे को पसंद नहीं आ रहा, काश ये 4 की जगह 8 होता, कर लो मेरी तरफ से, कर लो 2 का मल्टीप्लाई, कोई नहीं रोकेगा। मैंने बोला ना, कोई रोके तो मेरे को बताना, कोई नहीं रोकेगा। तुम इसको 8-10 लिख लो, कोई इशू नहीं। तुम अपना काम 4-5 में नहीं करना चाहते हो, 8-10 में कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहते हो एक ही जगह 12 बन जाए, कोई नहीं, 3 का मल्टीप्लाई करके 12-15 कर दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, सही आएगा आंसर, कुछ गलत नहीं आना है। सेम पार्ट बनेंगे, सेम हिस्से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप रेशो को, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा वहां 4 हो, 4 की जगह तुम 8 लिखा देखना चाहते हो, 2 का मल्टीप्लाई करके 8 दिखा दो, रेशो को भी बुरा नहीं लगेगा, मेरे को भी बुरा नहीं लगेगा, और तुम्हारा आंसर गलत भी नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी यही मतलब था मेरा। एक बार जब तुम्हारा रेशो बन जाए ना, तो उसके बाद तुम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा कर सकते हो, डिवाइड करके। कोई अब बोल रहा है कि नहीं सर मेरे को तो 2 का करना है डिवाइड, मैंने कहा बेटा इंटीजर से छोटा हो जाएगा, लेकिन अब कोई बच्चा अड़ गया कि नहीं मेरे को तो डेसिमल में जाना है, तो कर दो 2 का डिवाइड, मैं नहीं मना कर रहा, उसको बना लो 2 और 2.5, अब कर लो काम, सारा कर सको। क्यों कहते हैं हम रेशो हमेशा स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर में होना चाहिए, उससे छोटे क्यों नहीं करना चाहिए? करोगे आंसर तो गलत नहीं आएगा, तकलीफ तुम्हें ही आएगी, मालूम, कैलकुलेशन तुम्हारे ये भी होंगे, मेरा क्या जाएगा या किसी और का क्या जाएगा। अभी 4-5 में काम करोगे, इंटीजरल नंबर रहते हैं, इंटीजर नंबरों को जोड़ना, घटाना और छोटे रहना मतलब आसान काम है, छोटे नंबरों में कैलकुलेशन आसान होती है, लेकिन डेसिमल में पहुंचा के वो काम तुम और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। क्योंकि बच्चों रेशो का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक फंडा क्या होता है मालूम है? रेशो से हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, मालूम, कंसेप्ट उसका ये चलता है बेटा रेशो का, कि पहले हम क्या करते हैं, बड़े नंबरों को छोटा कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर में बदलते हैं, छोटा करने के बाद में हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं। छोटा क्यों करते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, छोटी हो जाए। नंबरों को छोटा करके हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन भी छोटी रहती है, और जब हमें आंसर देना होता है तो इन्हीं छोटे नंबरों को हम फिर बड़ा कर देते हैं और हमारा आंसर फाइनली आता है। मतलब पहले बड़े नंबरों को छोटा करके उनमें कैलकुलेशन करते हो, फिर हम बड़ा कर देते हैं। तो रेशियो अप्लाई करने का यही कंसेप्ट होता है, बड़े नंबरों को छोटा करो, कैलकुलेशन करो, फिर बड़ा करो, तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन बात ये, जब तुम छोटा करोगे और छोटे नंबरों में कैलकुलेशन ही हेवी हो जाए तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर रखो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर रहेंगे तो डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो अगर किसी को पसंद नहीं आता है 4-5 तो उसको बढ़ा ले। अब ये 4:5 का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब क्या होता है सर 4:5 का मतलब? इससे मतलब हम क्या समझे? कई लोग ये सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है कि ये 4 है और ये 5 है, मतलब किसी बड़ी क्वांटिटी के अगर आप हिस्से बनाओगे तो 4 हिस्से आपको ए को देने पड़ेंगे और 5 हिस्से आपको बी को देने पड़ेंगे। यानी कि आपको किसी बड़ी क्वांटिटी को ए और बी के बीच में बांटना है, तो उसके टोटल कितने हिस्से बनाओगे? 4 और 5 टोटल 9 हिस्से बनाओ। 9 में से 4 हिस्से ए के पास जाएंगे और 9 में से 5 हिस्से बी के पास जाएंगे, यानी ए की फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी 4/9 और बी की फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी 5/9। मतलब ए के 4 के मुकाबले बी के पास 5 लोग हैं, मतलब ए के पास 40 भेजोगे तो बी के पास 50 आएंगे, ए के पास 8 भेजोगे बी के पास 10 आ जाएंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? मतलब जैसे 4 और 5 9, यानी कि पहले तो इस 45 को तुम बांट दो 9 हिस्सों में, तो एक हिस्सा आएगा 5 बच्चों का। तो जब एक हिस्सा 5 बच्चों का आएगा तो 4 हिस्से बन जाएंगे 20 बच्चों का, 5 हिस्से बन जाएंगे 25 बच्चों की। तो इस तरह से हम अपने रेशो से डेटा को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो याद रखो, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ए और बी से, किससे? टोटल क्वांटिटी। टोटल हिस्से कितने आपके? 9। मतलब अगर आप टोटल किसी क्वांटिटी के 9 हिस्से बनाओगे तो 9 के मुकाबले 9 के कंपेयर में ए के पास में 4 होंगे और बाकी के बच्चे बी के पास में 5 होंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक एग्जांपल तो सभी बच्चे ये जरूर लिख लेना। अब समझ में आया 4:5 का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ए के पास 4 हिस्से हैं 9 में से और बी के पास 5 हिस्से हैं 9 में से, यानी कंपेयर होगा टोटल रेशो से। 4 और 5 टोटल कितना हो गया 9। तो 9 में से 4 ए के पास 5 बी के पास, यानी कंपेयर होगा टोटल वैल्यू यानी 9 से। टोटल वैल्यू है हमारे पास फुल। अरे जैसे 20% कहते हो तुम, 20% का मतलब क्या होता है? तुम यही बोलते हो ना सर हाँ 20 है तो लेकिन 100 में से, कहीं 20 तो क्या समझते हो? हाँ 20 है पर 100 में से, वही वाली बात। 1/5 हाँ मतलब वही 1/5 वो जो भी है, खैर अपन ने उसको नहीं छोड़ रहा हूं मैं केवल ये बता रहा हूँ वहां पे हम 100 से बात कर रहे होते कि भैया 100 है लेकिन 100 में से 20 है। यहाँ पे हम बात कितने में से करेंगे? 9 में से, कि 9 है तो 4 है, 9 में से 5 है। हालांकि टोटल रेशियो शुड भी चेंज हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता है। परसेंटेज में फुल वैल्यू फिक्स होती है 100, रेशियो में वो वैल्यू फिक्स नहीं होती है। छोटा करने के बाद जितना टोटल आएगा वो फुल वैल्यू होगी। अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक और एग्जांपल लिखना, 3/4 रेशो 5/6। अब अपने को इन दोनों का रेशो बनाना है। दूसरा एग्जांपल मैंने पता है क्यों लिया? तुमको ये समझाने के लिए कि हर बार छोटा करके रेशो नहीं बनता है, हर बार छोटा करके रेशो नहीं बनता है, कभी कभी नंबरों को बड़ा भी करना पड़ता है बेटा, क्योंकि डेफिनेटली ये इंटीजर तो है नहीं, ये फ्रैक्शन है। और वैसे ये एक से छोटे हैं, और कितना छोटा करोगे? मतलब तो पहले ही वो एक से छोटे हैं, और कितना छोटा कर लोगे तुम जो इंटीजर में आएगा? समझ में आई कि नहीं आई बात? तो बच्चों हर बार डिवाइड मार के रेशो नहीं बनता है, कभी कभी क्या करना होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हमने बड़े नंबरों को छोटा किया था, अब हम छोटे नंबरों को बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बनाना है। तुम जानते हो 3/4 और 5/6 को जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? मतलब एलसीएम लो, फिर जोड़ो, फिर टोटल निकालो, कितना फालतू का सर दर्द है यार। मतलब मल्टीप्लाई बाई सर, वर्क का मल्टीप्लाई 3 से। हाँ बेटा बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें जो इसको इंटीजर में बदल सके तो अपनी कैलकुलेशन आसान होती है। देखो रेशो लगाने का मतलब कैलकुलेशन को आसान करना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इसलिए वहां पे हम डेसिमल में जाने से मना कर देते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे अब हम रेशो को फ्रैक्शन में क्यों रखेंगे? अब हम इनको बढ़ाएंगे यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब बेटा एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो इस फ्रैक्शन को इंटीजर में बदल दे। इंटीजर यानी पूर्णांक में बदलने का मतलब तुम्हें डिनोमिनेटर गायब करना है यहाँ पे। और अब अपने हिसाब से एक ऐसा नंबर सोचो जो 4 और 6 दोनों को काट सके। बेसिकली वो एलसीएम ही होता है। जो ऐसे नंबर का, जरूरी नहीं एलसीएम, ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों के डिनोमिनेटर काट दे बस। एलसीएम लोगे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर ही आएगा, फायदा ये होगा। तो ऐसा 4 और 6 का एलसीएम 12 है, मतलब 12 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो डेफिनेटली मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब आप 3/4 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे और 5/6 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये निपटेगा 3 बार में और ये निपटेगा 2 बार में, यानी रेशो आ गया 9:10। अब एक बच्चे ने बोला था सर 24, कोई इशू नहीं बेटा, अगर तुम 24 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18-20 आ जाएगा। तुम 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18-20 हो जाएगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पता है 18 और 20 अभी 2 से और कट रहे हैं, 18 और 20 को 2 से काटोगे यही आएगा, ठीक है ना? तो किसी भी आप नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन देख लेना फिर वो बाद में ना कटती हो, ठीक है? बाकी तुम्हारा काम यहाँ पे हो गया है। मतलब सीधी सी बात है, पहले वाले के पास 9 हिस्से 19 में से और दूसरे वाले में से 10 से 19 में से। मतलब सोचो ना यार, इनको जोड़ने के लिए भी कितना सर दिखाना पड़ा था, मतलब एलसीएम लेके जोड़ते बैठे मतलब वहां पे। लेकिन उसका जब हमने ओरिजिनल रेशो निकाला 9:10 तो कितना आसान है। मतलब टोटल 19 हिस्से बनाओ, 9 इसको तो 10 उसको, तो अपना काम हो जाएगा। तो एग्जांपल में बेटा ये भी लिखना और ये भी लिखना, दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, भूलना किसी को नहीं है। लिखा गया ये? तो ये 3 प्रॉपर्टी और बेसिक कंपैरिजन सबको समझ में आया? ये है बच्चों रेशो का बेसिक, कि रेशो होते क्या है, उनको हम वर्क कैसे करने वाले हैं। कुछ नहीं, कोई सवाल आएगा, उन बड़े बड़े नंबरों को छोटा करेंगे, कैलकुलेट उसमें करेंगे और फिर बड़ा करके सीधे आंसर कर देंगे, ठीक है?
अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अगला ये लगना कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, मात्राओं की तुलना। मतलब आपको यहाँ पे ए रेशो बी दे दिया है, बी रेशो सी दे दिया है, और हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। करो जरा ये, 1 मिनट आता हूं मैं। चलो, हाँ बेटा, कृष्णकांत का आंसर आ गया है। खैर अभी मैंने इसका बेसिक कुछ बताया नहीं है, तो अभी हम देखते हैं अब, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पे हमें कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी सीखनी है। मतलब देखो, हमको यहाँ पे ए और बी के हिस्से बना के बताए गए हैं, बी और सी के हिस्से बना के दिखाए गए, लेकिन हमको इन दोनों के हिस्से को मर्ज करना है। इन शॉर्ट बच्चों, कहानी ये हो रही है कि आपको ए और बी का रिलेशन दे दिया गया है, बी और सी का रिलेशन दे दिया गया है, और मान लो कल को तुम्हें ए और सी के बीच में भी रिलेशन बनाना पड़े, तो हम वो रिलेशन कैसे बनाएंगे? मतलब हमें इन दोनों रेशो को मर्ज करना है। क्लियर हुआ? अगर मुझे ए और सी को रिलेट करना है, तो ए और सी को हम रिलेट कैसे करेंगे? डेफिनेटली बी के बेस पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वही तो म्यूचुअल फ्रेंड है। कल को अगर अपने को ए और सी की दोस्ती करानी है, तो भैया दोस्ती कराने के लिए म्यूचुअल फ्रेंड ही तो हेल्प करता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें, बी ए के साथ रेशो बना रहा है, बी सी के साथ रेशो बना रहा है, तो ए और सी का रेशो क्या होगा? बेसिकली कंसेप्ट इसी बात के लिए होता है। तो अगर आपको ए बी और सी यानी दो दो के हिस्से दिए थे, अब हमको इन तीनों का मर्ज हिस्सा बनाना है कि अगर तीनों को अगर हमने मर्ज कर दिया तो इनके हिस्से किस हिसाब से बटेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो याद रखो बच्चों, अगर हमको इन दोनों रेशो को मर्ज करना है तो करेंगे कैसे? रेशो का एक मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये पूरे रेशो में काम करेगा, पूरे रेशो नहीं पूरे अरिथमेटिक में बहुत काम करेगा तुम्हारा। मैं बार बार एक ही लाइन बोलता हूं, पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए बोलता हूं। देखो बच्चों ध्यान से, पहली चीज तो हमें समझ में आ गई है कि अगर हमें ए और सी को रिलेट करना है तो केवल बी ही वहां पे आपका काम कर सकता है। मतलब ये वाला बी जब ए के साथ रेशो बनाता है तो रेशो आता है 2:3। अब यही वाला बी जब सी के साथ रेशो बनाएगा तो रेशो बनता है 4:5। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे भी वही बी है और यहाँ पर भी वही बी है, दोनों जगह बी सेम है कि नहीं है? दोनों जगह एक ही भी है। तो बच्चों याद, भले ही तुम्हें रेशो मर्ज करना हो चाहे नहीं करना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई भी नंबर या कोई भी क्वांटिटी आपस में बराबर हो या सेम हो, कोई भी क्वांटिटी या नंबर आपस में इक्वल हो या फिर सेम हो, तो याद रखना बच्चों उनके रेशो भी फिर अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अगर नंबर सेम या इक्वल है तो रेशो भी सेम रहेगा, वो भी अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर आपको अलग अलग दिख रहा है तो उसे सेम बनाओगे तुम। अगर कोई नंबर सेम है तो उसका रेशो सेम होगा, ऐसा होना कंपलसरी है। तुम बिना सेम करे अपना आंसर करेक्टली निकाल ही नहीं पाओगे। तुम्हें यहाँ पे तो खैर रेशो मर्ज करना है, नहीं भी करना हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर सेम या इक्वल है तो तुम्हें रेशो सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो b की वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ पे b की वैल्यू देखें तो 4। ऐसा नहीं हो सकता है। b आदमी सेम है तो वैल्यू भी सेम होगी, वैल्यू सेम है तो रेशो भी उसका सेम होना चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 और 4 को सेम बनाना है। सवाल है कैसे बनाए? अरे हाँ यार, रेशो में प्रॉपर्टी पढ़ी तो है हमने दूसरी वाली यार, किसी का भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हम कभी भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके सर। हाँ तो किसी का भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो करके पूरा फायदा उठाएंगे। पहले तो हम ये सोचेंगे कि आखिर कौन सा नंबर है जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आ जाए। तो डेफिनेटली इन दोनों का एलसीएम, वो नंबर कौन सा है? 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बनाने के लिए हम ऊपर वाले रेशो में, ऐसा नहीं कि केवल बी में कर लिया मल्टीप्लाई हो गया, वो पूरा ही मल्टीप्लाई जाएगा। मतलब ऐसा नहीं मल्टीप्लाई किया बी में ही कर लिया, एक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, पूरे में ही होगा, नहीं तो किसी में नहीं होगा।
4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बनाने के लिए हम इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो अब बच्चों, जैसे तुमने 4 का मल्टीप्लाई किया, ए कितना आ गया, ए आ गया तुम्हारा 8 और बी आ गया तुम्हारा 12। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करा 12 लिखा तो ये 2 बार थोड़ी लिख दोगे कि इसी के ऊपर एक बार और लिख दो, लिख दिया ना 12 हो गया। ये 12 बन गया तो फिर सी की जगह क्या लिखोगे 15, यानी रेशो आएगा 8:12:15। मतलब आपको ए बी का रेशो मिल जाए, बी सी के रेशो को मिल जाए और आपको रिलेशन दिया हो ए सी के बीच में, तो रेशो को कर लेना मर्ज। याद रखना बच्चों, रेशो केवल तब मर्ज हो पाएगा जब उनके बीच में कोई कॉमन क्वांटिटी होगी। तो यहाँ थी कॉमन क्वांटिटी भी और उसके बेस पे हमने दोनों को कर दिया है मर्ज। ये चीज याद रखना बच्चों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी हाल बताया, पूरे रेशो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नंबर सेम या इक्वल है तो उसके रेशो को सेम बना देना। ये बात मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार दिमाग में फिट हो जाए तुम्हारे, बिल्कुल क्लियर हुआ। कहीं पर भी कोई दो जगह नंबर सेम दिखे और रेशो अलग अलग दिखे तो कुछ नहीं करना, सवाल बाद में सॉल्व करना, पहले उनके रेशो को सेम बनाओ। खैर जैसे तुम उनके रेशो को सेम बनाओगे तुम्हारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा, मतलब तुम्हें सर भी नहीं दुखाना पड़ेगा। तुम इक्वल नंबर के रेशो को सेम करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा वहां पे। मतलब अब इससे टोटल कितने बन जाएंगे, अब तुम्हारे टोटल इससे 35 बन रहे हो, उसमें से 8 ए के पास, बी के पास 12 और सी के पास 15 है। एक मेथड तो ये हो गया। अच्छा सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड में तो इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, पहले में भी तो कहाँ दिमाग लगाना था, बस नंबर ही तो सेम करना था, जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन दूसरी मेथड भी अच्छी है, बस नंबर लिखते चलो, बस नंबर लिखते चलो, बस नंबर लाइन से लिखते चलो। ये दोनों रेशो जो दिए हुए ना, ये दोनों रेशो ऊपर नीचे एक के नीचे एक लिख दो। पहले दिया है हमको ए और बी का रेशो, हमने लिख दिया 2:3। अरे यार पर ऊपर वाले रेशो में सी तो है ही नहीं, ये हो गया हमारा पहला रेशो। अच्छा अब दूसरा रेशो लिखते हैं, तो दूसरा रेशो क्या है हमारा 4:5। लेकिन ये बी और सी का रेशो है, तो बी के नीचे बी और सी के नीचे सी लिख दिया हमने। अरे यार लेकिन पर इसमें ए तो है नहीं। अब यार ऊपर तो यार सी की जगह खाली और नीचे ए की जगह खाली है, अब क्या करें। अरे तुमने देखा है ना, हम कहीं भी ट्रेन वेन में बैठते हो, बगल वाली साइड सीट खाली होती है तो हम ही पैर लग लेते हैं उस पर, पैर खसका के आराम से चौड़े होके बैठे आते, करते कि नहीं करते हैं। बस यहाँ पे नंबर भी यही करेंगे। 3 के बगल में जगह खाली दिखी 3 को, इसके बगल में जगह खाली है 3 की, तो 3 फैल जाएगा, मतलब 3 ही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। किसी के भी बाजू में, किसी के भी बाजू में शिफ्ट नहीं कर रहे हम, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बेटा। क्लियर हुआ, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं हम फैल गया वो। मतलब अगर किसी के पीछे जगह खाली है तो पीछे वाला उसको उस जगह को भर देगा। अच्छा लेकिन ये जगह खाली तो किसी के पीछे तो है नहीं, पर 4 के आगे तो है ना भैया, जगह जिसके पास में वही फैलता है। समझ में आई कि नहीं आई बात। 3 के पीछे जगह खाली तो 3 कॉपी पीछे, 4 के आगे जगह खाली तो 4 आगे कॉपी, मतलब जिसके आजू बाजू जगह खाली वही उस जगह को भर देगा। क्लियर हुआ। एक बार तुमने खाली जगह भर दी तो बस हो गया तुम्हारा आंसर। लाइन से कर लो मल्टीप्लाई, 2 × 4 8, 3 × 4 12, 3 × 5 15। यानी कुछ नहीं, आगे वाला आगे कॉपी किया करो, पीछे वाला पीछे कॉपी किया करो, लाइन से कर लोगे मल्टीप्लाई, सीधे रेशो आएगा। मतलब फिर तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं यार, किसका मल्टीप्लाई करें किसका डिवाइड करें। तुमने तो बुक में जाना, तुम बुक में बड़े ऐसे एरो, ऐसे वाले एरो, ये ऐसे 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 एरो कर करके बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी चीज बताई जाती है और बोलते हैं इसका इधर करेंगे मल्टीप्लाई, इसका उधर करेंगे मल्टीप्लाई, इसका उधर करेंगे मल्टीप्लाई। आधे तो एरो ही निकल जाते हैं वहां से, फिर 2-4 एरो अपने सर से भी निकल जाते हैं फिर। तो एरो एरो की कहानी नहीं बताई मैंने, बेसिक कंसेप्ट ही बताया। बेसिक कंसेप्ट यही है, जो नंबर सेम है उसका रेशो सेम बना दो बस। तुमको मर्ज करना हो नहीं करना हो तुम्हारी दिक्कत बाद में, जो नंबर सेम है उसका रेशो सेम बनाओ बस, खुश रहो, फिर तुम्हारा काम हो गया समझो। मर्ज करने के लिए अगर तुम्हें मेथड चाहिए तो मर्ज करने की बढ़िया मेथड तो ये भी है, फिर लाइन से लिखते जाओ, क्रॉस सीधा लाइन से करो मल्टीप्लाई, तुम्हारा रेशो आ गया। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई है। नहीं कोई ट्रिक नहीं है, क्या ये जो भी है कर लो बेटा तुम्हारा, मतलब हाँ ABCD। अच्छा मतलब जैसे कि चलो ठीक है, रजनीकांत पूछ रहा है कि सर ABCD का रेशो कैसे निकालेंगे। चलो तुम ही बताओ, अगर मैंने कहा A और B का रेशो दिया है जैसे कि 2:3 दिया है, ठीक है बेटा। देखो एरो वाली से तो बेटर है, बेस्ट मेथड नहीं है पर फंडामेंटल मेथड यही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तुम्हें अच्छी जरूर पसंद आ रही होगी पर फंडामेंटल मेथड, सारे मेथडों की फंडामेंटल मेथड यही है। जो नंबर सेम है उसको सेम बना दो, तुमको जो करना है करो उसके लिए।
हाँ, जोड़ घटा नहीं देना। हाँ बेटा, सेकंड मेथड से भी आ जाएगा, चिंता मत करो, बताऊंगा ना मैं बेटा। लेकिन एक बार देखो, ए और बी का रेशियो 2:3 है, सी और डी का रेशियो 4:5 है, सी और डी का। चलो, अरे नहीं यार, वो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा चलो, मैंने कह दिया कि 3, नहीं यार, यार 6:5 है। चलो, इसका अनुपात 2:3 है, सी और डी का अनुपात 5:4 है। कौन बताएगा ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी कितना होगा? ए बी का रेशो मिल जाए, सी डी का रेशो मिल जाए, तो ए बी सी डी का रेशो क्या होगा? मनजोत ने बिल्कुल सही बात बोली है, कांट डिटरमाइन, नहीं बता सकते हम, प्रतीक नहीं निकाल सकते हम कांट से। क्यों नहीं? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, म्यूचुअल फ्रेंड का होना जरूरी है। क्वांटिटी कॉमन नहीं होगी, रेशो मर्ज नहीं हो सकते हैं। क्यों? ए और बी हो सकता है, ए और बी 2000 3000 हो, और सी और डी 60 और 50 हो, तो अब थोड़ी चल जाएगा। समझ में आएगी? तो नहीं कर सकते मर्ज। हाँ, मतलब अगर बनाना ही है तो फिर वो बताए, नहीं तो मेरे को ए और सी का, बी और सी का रिलेशन दे, ए और डी का रिलेशन दे, कोई ना कोई और नया रिलेशन तो दे, ताकि मैं ऊपर वाले रेशो और नीचे वाले रेशो को मर्ज कर पाऊं। ऐसा कोई रिलेशन दिया होना जरूरी है। तो याद रखो बच्चों, जब तक कॉमन क्वांटिटी नहीं होगी, रेशो मर्ज नहीं हो सकता है। रेशो इस केस में मर्ज हो पाएगा, ए बी का रेशो मिल गया, सी डी का रेशो मिल गया। देखो ना, फिर उसने बी और सी को यहाँ पे मर्ज भी तो किया है, उसने अब रिलेट कर दिया, और अब तुम निकाल सकते हो। पहले तो मैं आपको बेसिक मेथड बता दूं, उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे। देखो, पहली बात, अगर आप चाहते हो कि बेसिक मेथड से आप ये सबके सब कंपेयर कर दो, तो बच्चों मेरे एक ही सजेशन है सबको, कभी भी तीनों इकट्ठे मर्ज मत करना। तुम्हें इन तीनों रेशो को एक ही जगह, एक ही लाइन में लाना है। जब तुम्हें इन तीनों रेशो को अगर एक ही लाइन में लाना है बच्चों, तो मेरा कंसेप्ट याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूं। कभी भी तीनों को इकट्ठा मर्ज मत कर दो, पहले चुपचाप पहले ऊपर के 2 कर लो, जो आए उसको तीसरे के साथ लगाना। तीनों को इकट्ठा करने जाओगे ना, तो वो क्या होता है, तुम सी या डी में गड़बड़ी मार देते हैं कई बच्चे। क्लियर हुआ? पहले 2 तुम सही बना लेते हो, तीसरे वाले में गड़बड़ मार देते हो इकट्ठा करने के चक्कर में। तो इसलिए क्या याद रखोगे, पहले 2 को मर्ज करो। तो 2 को मर्ज करना अब भी हाल सिखाया मैंने, अब भी तो निकाला, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी, ए बी सी। क्या करा था, बी और बी को सेम बना दिया। यहाँ पर बी और बी को सेम बनाएंगे, यहाँ 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आएगा 8 12 और 15। तो पहले 2 को मर्ज करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले 2 को मर्ज करो, फिर तीसरे को मत मर्ज करना? देखो ना, जब आप पहले 2 को मर्ज करोगे तो देखो ना, सी अब 5 थोड़ी ना रहा, सी तो अब 15 हो गया ना। और सी की नई वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे हम मैचिंग करते हैं। डायरेक्ट करने जाओगे तो आधे बच्चे इस 1 को 5 बना देते हैं, बल्कि 1 को 5 नहीं 15 बनाना पड़ेगा तुम्हें। अब इस 1 को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई देंगे। कोई भी नंबर चलेगा दोनों ही जगह। यहाँ पे अपन ने 1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने 15 का मल्टीप्लाई किया, ताकि सी दोनों ही जगह 15 बन जाए। मतलब पहले मैंने ऊपर को 2 को मर्ज कर दिया, अभी मैंने करके दिखाया था। जब वो दोनों मर्ज हो जाए तो फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे सी 15 और यहाँ पे सी 1 है, तो दोनों ही जगह मैंने 15 बना दिया। ऊपर 1 का कर लिया, इधर 15 का कर दिया। और जैसे ही करा तो ए की वैल्यू मुझे 8 की 8 दिख रही है, बी की 12 दिख रही है, और सी की 15 दिख रही है। तो सी की 15 यहाँ पे तो बना ही दिया है हमने, तो डी कितना आएगा, 90। तो पहले हमने 2 को मर्ज कर दिया, जो आया उसको हमने तीसरे के साथ चिपका दिया। और 3 में तो एरो तो बहुत सारे लग जाते हैं बेटा, कि इसका इधर कर रहे हैं, इसका इधर कर रहे हैं, इसका ये एरो इधर से उधर से, 4-5 एरो तो फिर सर के ऊपर से निकल जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट याद रखो, जो नंबर सेम है उसका रेशो सेम बनाओ। पहले मैंने बी को सेम बनाया, सी में चेंज आया, फिर मैंने सी को सेम बना दिया, पूरी कहानी खत्म हो गई वहां से। कृषिकांत बोला था सर दूसरी मेथड कैसे लगाएंगे, लगेगी। तुमको क्या बोला मैंने, एक के नीचे बी के नीचे भी लाइन से लिखते चलो। क्या है ज्यादा, पहले वाले रेशो में सी और डी की जगह नहीं है ना, खाली रहेगी, खाली छोड़ दो। अब आएगा दूसरे का नंबर, दूसरे में बी है और सी है, ए और डी की जगह दूसरे में खाली रह गई। तीसरे में आया हम 1:6,
कंसेप्ट वही लगाओ, पीछे वाला नंबर पीछे कॉपीज। बी को 2 जगह खाली दिख गई, दोनों जगह पे पसर गया वो। सी के बीच जगह खाली, 4 के आगे जगह खाली, और 1 के आगे 2 जगह खाली। समझ में आएगी नहीं आई बात? वो 3 के पीछे 2 जगह खाली थी, 3 ने भर दी। सेकंड वाले में 5 के पीछे 1 जगह खाली थी, 1 4 के पीछे था, तो 4 ने 1 बल्ली, 5 ने 1 बल्ली पीछे वाली, और 1 के आगे 2 जगह खाली, तो दोनों कर लो। अब कर लो लाइन से मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 इंटू 1 8, 3 इंटू 4 इंटू 1 12, 3 इंटू 5 इंटू 1 15, 3 इंटू 5 15 इंटू 9 90। दो पार्ट में करें, हाँ बेटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी होगा। आप दो दो पार्ट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। इजी तो खैर ऐसे भी हो गया। जैसे कि 3 को मर्ज करने में यही बहस पड़ रहा है। सर सेकंड मेथड से तो हम सीएनडी वाला भी निकाल सकते थे। नहीं बेटा, ये तो ट्रिक है बेटा, बस ये तो ट्रिक है, तुम ये फंडामेंटल चीज नहीं है, फंडामेंटल चीज नहीं है बेटा वो। ठीक है। ठीक है ना, ये फंडामेंटल चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि जगह खाली छोड़ देना वहां पे। ठीक है ना, कॉमन क्वांटिटी का होना जरूरी है। अगर कॉमन क्वांटिटी नहीं होगी तो ये भी रन नहीं करेगा, जबरदस्ती चलाओगे तो गलत नंबर देगा फिर वो। समझ में आएगी नहीं आई बात बेटा? ठीक है सर। हाँ 50 6 रेशो होंगे तो सेकंड मेटल का मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा। 5 या 6 रेशो होंगे तो 5 या 6 रेशो होंगे तो पहले वाले से कौन सा आसान पड़ेगा? वो भी तो दो करते करना पड़ेगा ना, कभी देगा नहीं वो 5 या 6 नंबर का रेशो। ठीक है, चिंता मत करो। मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन फैक्टर कटते भी, और कॉमन फैक्टर नहीं कटते तो इनडायरेक्टली तुम्हें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा वो। कम से कम नया इसमें ये तो है कि 19 20 नहीं करना, अपने को पता है ना क्या करना है। कई सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि वो एरो इधर लगाया तो क्यों लगाया। इस मेथड में कम से कम ये तो पता है हमें करना क्या है। भले मल्टीप्लीकेशन भैया हमारा मल्टीप्लीकेशन 30 सेकंड की जगह 32 सेकंड में हो या 35 सेकंड में हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें स्टेप पता है वहां पे। समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? तो ये था क्या हमारा रेशो के बेसिक कंसेप्ट। अगला है यहाँ पर क्या, प्रपोर्शन। पोल आ गया बच्चों, पोल कर दो। सभी बच्चे पोल करेंगे। अच्छा, प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन हिंदी में कहते हैं समानुपात। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? समानुपात। लो एक पोल देखते गायब हो गया। इसे क्या कहते हैं? समानुपात। सारे बच्चे पोल करो। हाँ, इसे कहते हैं समानुपात। बच्चों तुम्हें पोल दिया इसलिए जाता है ताकि अगर कोई गड़बड़ियां हो रही हो तो वो पता लग सके कहाँ कोई इशू आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ इसलिए दिया करो। देखो प्रपोर्शन यहाँ पे क्या बोला है? प्रपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन विच स्टेट्स टू रेशियोज आर इक्वल। समानुपात दो अनुपातों के बराबर होने को दर्शाता है। मालूम है प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता मतलब 3 होता। कोई नहीं बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई इशू थोड़ी ना। अगर 2 हुआ तो इधर 2 होता तो, इधर तो बोल रहे हो गुड्डू बेटा 2 होता तो 2 को हम 2 बार और लिख देते, और यहाँ 2 होता तो 2 को अपन फिर 1:3 बोलते फिर। सर कोई ऐसा आ जाए जैसे कुछ भी 5 बार तो सर आता जाए तो। बेटा आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है। और सी की जगह पे 7 कर दीजिए, डी की जगह पे। बेटा लिख दोगे क्या बेटा? तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही? बेटा वर्कशीट मिलेंगे वहां पर। अब देखो मनजोत ने एक सवाल पूछा है कि सर ए बी का रेशो दिया होता हमें 2:3। ठीक है,
और बी और सी का रेशो अगर हमें दिया होता क्या, बी और सी का अगर रेशो हमको दिया होता कितना 4:5 और उसने बोला है सर ए और डी का रेशो दे दिया होता, ए और डी का बेटा रेशो अगर आपको दे दिया होता ना तो मालूम है मैं क्या करता, ए बी बी सी और सी डी यहाँ पे होना चाहिए। अब आपको क्या दिखेगा, देखो इसको हम ना रीअरेंज करेंगे, इसको ये जो तुमने एडी लिखा है ना इसको डीए लिख देना यहाँ पे, डीए यानी 6:1। अब हो गया डी ए बी बी सी। अब बेटा आप मंजोत इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना मंजोत, ठीक है, और रीअरेंज करने के बाद अब तुम लगा लो सेकंड मेथड, आ गया तुम्हारा काम। सी डी का रेशो तुम बोल रहे हो 7:6 होता तो, हाँ ये चीज क्लियर हुई ना, ये वाली चीज। हाँ अब जैसे कि मंजोत का ये कहना है, सॉरी मंजोत तुम्हें क्लियर हो गया ना, हाँ उसको रीअरेंज कर लो कि ए बी बी सी सी डी ऐसा ही जम रहा हो, तो अगर कोई रेशो उल्टा भी आ जाए ना तो उसको सही जगह लगा के पलट दो, मतलब जहां तुमने एडी बोला था मैंने डीए करके ऊपर लिख दिया ताकि डी ए बी बी सी हो गया, वो तुम्हारी लाइन बन गई वहां से। अब जैसे कि गुड्डू पूछ रहा है कि सर अगर यहाँ पे 7 और 6 होता तो डेट डजंट मैटर, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फिर अपन। और अगर तुमने यहाँ पर देखा था कि तुम्हारा 8, 12 और 15 है और यहाँ पे तुम बोल रहे हो पहली मेथड से, तो बेटा यहाँ हम 7 का और यहाँ पे हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, सर बी नहीं का पड़ता और कोई रास्ता नहीं है। सेकंड मेथड के लिए भी हम वही करते, ये हो जाता तुम्हारा 2 3 3 3, यहाँ हो जाता 4 4 5 5 और यहाँ हो जाता 7 6, तो यहाँ पे भी 7 और 7। कुछ नहीं लगता, कॉमन फैक्टर भी नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर होता तो मैं उड़वा भी देता यहाँ से कुछ ना कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम कोई भी मेथड लगा लो, तुम चाहे एरो वाली मेथड लगा लो या कोई भी मेथड लगा लो, करना यही पड़ेगा, ठीक है। हर चीज का अपन ट्रिक पे चला जाए तो नहीं हो सकता है, कुछ चीजें आपको करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीजें अपन ऐसी एक आध चीज नहीं छोड़ सकते कि नहीं यार इसको हम टाल दें या इसको ना करें बेटा, कुछ चीजों को हम नहीं छोड़ सकते बेटा, वहां पे 7 लिख के आपको करना पड़ेगा, 2 × 4 × 7 56 आएगा वो, ठीक है। हाँ टाइम 3:55, सॉरी बच्चों, अपन अब मिलेंगे कब, अगली क्लास में प्रोपोर्शन डिटेल में मैं अब अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके बाय बच्चों, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तुम्हें 5 मिनट बाद अगली क्लास ज्वाइन करना है, तब तक थैंक यू सर।